एक धड़ा है जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से तीसरी बार सरकार में आए, और एक धड़ा है कि थोड़ा कमतरी सही लेकिन योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री ना बनने पाए। एक मैसेज अमित शाह के मुंह से जा रहा है। केशव मौर्य को उन्होंने मित्र कह दिया। जैसे ही वो मित्र कहते, क्या योगी आदित्यनाथ उनके मित्र नहीं थे? क्या सिर्फ केशव मौर्य उनके मित्र? जो संदेश है वो केशव मौर्य के कद को ऊपर करने का है। इसके बाद आती है केशव मौर्य की जात, और योगी आदित्यनाथ का धड़ा जो हिंदूवाद पर चल रहा है, जिसमें ठाकुर पूरी तरीके से साथ में, ये जो धड़ा चल रहा है, ये चाहता है कि सरकार फिर साथ में आए और योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो मोदी की दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी, योगी की दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर। योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित कर दिया गया, तब केशव मौर्य पंचम तल यानी सीएम सेक्रेटरिएट पर वो कमरा चाहते थे जहां सीएम बैठे। उसको लेकर संगठन और केशव मौर्य में बाकायदा तौर पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैनहैंडलिंग भी हुई। तो योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में आए, अपने स्टाइल में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और अचानक एक मसला शुरू हुआ, मोदी के बाद कौन? अब इस मोदी के बाद कौन में रिफ्ट शुरू हुआ सेंट्रल बनाम उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं कि अमित शाह टैलेंटेड नहीं है और मोदी की चॉइस गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सामने तौर पर आता है कि अमित शाह ही होंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक लाइन अलग खींच रखी है। ये जो झंझट है, अगर ये झंझट ठीक नहीं होता तो एक धड़ा जो एंटी योगी है वो कम सीटें लाकर एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा लाना चाहता है। योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते कि वो अगड़े पिछड़े या दलित की राजनीति करे। उनके लिए सबसे सुटेबल है कि अगर हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव हो तो बेहतर होगा। तो मैं आपसे कहता 2027 चुनाव स्वीप करने जा रही भाजपा फिर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा कमजोर है, अभी अखिलेश यादव को अपने आप को मजबूत करना है। अखिलेश यादव को अपने आप को मजबूत, वो बिल्कुल मजबूती से चल भी रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ को मालूम, उनका कहना है कि कोर्ट अगर नहीं होता तो काशी मथुरा निपटा दिया होगा। उनका कहना है कि पुलिस पे गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में कुछ होता है तो आप ये समझिए कि सिर्फ यूपी के लोग ही नहीं, यूपी के बाहर भी बड़ी हलचल रहती है। जरा सी चीज अगर कुछ राजनीति में हो जाए तो उसको लेकर के चर्चा दिल्ली, मुंबई, बंगलौर, कलकत्ता सब जगह होती। यही उत्तर प्रदेश था जब 2017 में सरप्राइज कैंडिडेट की तरह यूपी के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ। 2022 में जब चुनाव हुए तो उसके बाद बड़ी बातचीत हुई कि यूपी में तो बीजेपी में कैंप बाजी, सीटें कम हुई लेकिन बीजेपी जीती। 2024 में चाहे कैंप बाजी कह लीजिए या पीडीए का जादू, थोड़ा सा बीजेपी का ग्राफ नीचे गया। अब यूपी में फिर से गणित तेज हो रही है। 2027 मुहाने पर चुनाव होने वाले हैं और किस कैंप का क्या माहौल है ये जानने का एक प्रयास आज करते हैं। हमारे साथ हैं नोटेड ऑथर, राइटर, जर्नलिस्ट और हमारे बहुत ही प्रिय और अजीज मित्र, जो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नजरों में मनोज जी की बहुत बड़ी परिभाषा है। मनोज राजन त्रिपाठी जी, साथ में कई असाइनमेंट कवर किए हैं, कई जगह धूप में खटके हैं और आपको शर्मा जी की चाय पिलाने का बहुत शौक है, जिसके हम प्राउड रेसिपिएंट रहे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संकेत, मुझे जोड़ने के लिए। और हम लोगों का साथ बहुत पुराना है, और मैं टीवी में नया था और आप उम्र में नए थे उस समय, और तब से हम जुड़े हुए हैं। शर्मा की चाय, समोसे, बन मक्खन, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, और ना जाने कहां हम लोग खड़े रहे। और रायबरेली में, रायबरेली अमेठी में जहां पेड़ों की छांव भी नहीं मिलती थी, वहां भी एक पान की दुकान का शेड देख के हम लोग रुक जाया करते थे और बड़ी देर तक बात किया करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मनोज जी। सबसे पहले शुरू करते हैं, ये जो 2027 से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि एक बार 2027 हटाई देते हैं,
यूपी में माहौल क्या है अभी, खास तौर से ये जो राजनीतिक कैंप्स हैं इसमें आप माहौल क्या देख रहे हैं? बीजेपी, सपा, इन लोगों की क्या गणित चल रही है अभी? देखिए, नो डाउट समाजवादी पार्टी के सामने एक बेचैनी है उत्तर प्रदेश की सत्ता दोबारा वापस पाने की। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो सब कैंप बने हुए हैं, इसमें एक धड़ा है जो ये चाहता है कि योगी आदित्यनाथ फिर से तीसरी बार सरकार में आए, और एक धड़ा है कि थोड़ा कमतरी सही, लेकिन योगी आदित्यनाथ अब मुख्यमंत्री ना बनने पाए। बहुजन समाज पार्टी ने शायद धीमे धीमे खुद को ही पॉलिटिक्स से साइडलाइन कर लिया है, और यूं कहूं कि अब ग्राउंड जीरो पर उसकी चलती नहीं। वो जो सबसे मजबूत काडर हुआ करता था, वो जो काडर किसी फेमस नाम का नहीं हुआ करता था, वहां सिर्फ वन मैन शो चलता था, आज वो अपनी पहचान के लिए मारामारी कर रहा है, अपनी पहचान के लिए हाथापाई कर रहा है। ठीक उसी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव के पहले तक कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में हो गई थी। एक दो ढाई दशक गुजर गए और कांग्रेस उत्तर प्रदेश से सिमटते 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 सिर्फ रायबरेली और अमेठी तक पहुंच गई। पिछले चुनाव में तो अमेठी भी छीन गया था, स्मृति ईरानी ने छीन लिया था, तो सिर्फ रायबरेली रह गया था। तो कांग्रेस सिर्फ रायबरेली और अमेठी की रह गई थी। इस बार थोड़े से आंकड़े जुड़े हैं कांग्रेस के साथ। तो 2027 की मुख्य लड़ाई जो मुझे दिखाई दे रही है, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में दिखाई दे रही है। ये बात अलग है कि समाजवादी पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस की जरूरत है, खासकर कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की जरूरत है अपनी खोई हुई जमीन दोबारा जोतने के लिए, बोने के लिए, फसल की कटाई करने के लिए, वोटों की मड़ाई करने के लिए फिर से चाहिए कांग्रेस को एक जमीन। लेकिन वो हल भले ही कांग्रेस का हो, लेकिन बैल जो इस्तेमाल करने होंगे वो समाजवादी पार्टी के। हाँ, ये हल बैल वाली तो बात आपने कर दी, अभी आते हैं उस पर, क्योंकि पीडीए को लेकर के अपनी रणनीति अखिलेश यादव भी तेज किए हुए हैं। अभी इटावा में हमने देखा। बताइए, कोई कथावाचक अगर यादव निकले तो ब्राह्मण उसका सिर मुड़वा दें और नाक रगड़वा दें। ये तो एक तरीके का मतलब पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का फायदा ही उठाया अखिलेश ने, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको शॉल भी उड़ाई, उनकी कथा भी सुनी लखनऊ में। तो वो अपनी गणित ठीक समझ रहे हैं, लेकिन उस पर अभी थोड़ी देर में आएंगे मनोज जी। बीजेपी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो आप कैंप कह रहे हैं, इस कैंप के बारे में बड़ा चर्चा हुआ 2022 में, 2024 में। फिर चर्चा में क्यों है? देखिए, मैं योगी वन गवर्नमेंट पे आ जाता हूं पहले। अगर गौर करेंगे तो मनोज सिन्हा या केशव मौर्य उस समय अध्यक्ष थे, और थंपिंग मेजोरिटी के साथ बीजेपी ने अपनी अपनी संख्या बल, जिसको बोलते हैं गिनती, वो सीटें पूरी प्राप्त की। केशव मौर्य को पूरी एक उम्मीद थी और उनकी महत्वाकांक्षा भी थी, और होनी भी चाहिए कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि पिछड़े वर्ग से आते हैं। मौर्य, कुशवाहा, काची एक करीबन 4 से 5% का वोट भी है उत्तर प्रदेश में, लिहाजा उनको बनना चाहिए था। चलिए, मनोज सिन्हा का नाम आया, वो बनारस में पूजा भी कराए। लेकिन अचानक एक नाम आता है जिसका ना संघ से कोई जुड़ाव था कभी, जिसका ना भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई जुड़ाव था, लेकिन वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के नाम के लिए घोषित किए जाते हैं। यहां एक बात बता दूं आपको कि ये नाम घोषित होने से पहले अगर किसी ने 4 घंटे पहले बता दिया था तो मैं ही था। वजह थी, मुझे 2 बड़े ब्यूरोक्रेट्स के फोन आए। मैंने उन पर रिलाय तो किया, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं ब्रेकिंग चला सकूं और लाइव पर बैठ सकूं। लेकिन दो बहुत बड़े ठाकुर नेताओं, जिनमें से एक का भारतीय जनता पार्टी से भी दूर दूर का कोई लेना देना नहीं था, उन्होंने मुझसे कहा, भैया योगी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। मैंने खट से खबर ब्रेक कर दी, लेकिन बाकी चैनल्स को कंफर्म नहीं हो रही थी ये बात। खैर, 4 घंटे बाद खुद ही पार्टी ने घोषित कर दिया। अब योगी आदित्यनाथ आते हैं। अब योगी आदित्यनाथ को देखिए, गोरक्षा पीठ के वो पीठाधीश्वर है, मठाधीश है, संघ भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, और वो आकर जब बनते और भगवा वस्त्रधारी है। जरा समझिए कि जिस उत्तर प्रदेश से, जिस राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद से
भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इंडक्शन हुआ था, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी आई है सत्ता में। वहां पर अगर उनको एक भगवा वस्त्रधारी मुख्यमंत्री भी मिल रहा है जो योगी भी है, इससे बेहतर एम्बलम क्या हो सकता है। वो मुख्यमंत्री बनते और सब कुछ ठीक चल रहा था। अब जब कोई आएगा, कहते ना व्यक्ति से कुर्सी नहीं है, माफ कीजिएगा, कुर्सी से व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति से कुर्सी है। एक डीएम उसी शहर का डीएम होता है, कुछ नहीं करता, और एक डीएम आता है वो शहर में सब कुछ ठीक कर देता है। तो योगी आदित्यनाथ अपने स्टाइल में आए, अपने स्टाइल में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, और अचानक एक मसला शुरू हुआ, मोदी के बाद कौन। अब इस मोदी के बाद कौन में रिफ्ट शुरू हुआ सेंट्रल बनाम उत्तर प्रदेश। ये योगी वन गवर्नमेंट अपने मिड पॉइंट तक आई थी, लगभग 2.5-3 साल पूरे किए थे, कि अचानक कई सांसद, जैसे मसलन एक दो नाम ले सकता हूं, हरीश द्विवेदी बस्ती में, खरवार सोनभद्र मिर्जापुर के पास, और करीबन 100-150 विधायकों ने अपनी ही विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ वेल में बैठ के नारेबाजी शुरू कर। यहां से गुटबाजी सीधे तौर पर सामने आई। इसके पीछे, इसके पहले एक घटना और हुई थी, जब योगी आदित्यनाथ का नाम घोषित कर दिया गया तब केशव मौर्य पंचम तल यानी सीएम सेक्रेटरिएट पर वो कमरा चाहते थे जहां सीएम बैठता है। उसको लेकर संगठन और केशव मौर्य में बाकायदा तौर पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की मैनहैंडलिंग भी हुई थी। ये खबर कभी आई नहीं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल पुख्ता तौर पर यह बात बता रहा हूं। वहां से जो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, सेंट्रल ने उत्तर प्रदेश में उनको अपना हाथी बनाया या घोड़ा बनाया या प्यादा बनाया, आप जो भी कह सकते हैं। ये सियासत है, ये बिसात बिछी हुई है, इसमें सबको चलना है। यहां से केशव मौर्य का उदय होता है और वो बयानात शुरू करते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है, और अक्सर इस तरीके की बातें होने लगी। और फिर शुरू हो गया कि योगी आदित्यनाथ अब हटाए जाएंगे, योगी आदित्यनाथ तब हटाए जाएंगे, और चलने लगे। सेकंड चुनाव फिर होता है, अब योगी 2 गवर्नमेंट की बात है। पूरी कोशिश की गई, अखिलेश यादव को तो जाकर ब्यूरोक्रेट्स का एक बहुत बड़ा तबका गुलदस्ते भी दे आया। चुनाव की वोटों की गिनती से पहले एक मरमरिंग हो गई कि अखिलेश यादव की सरकार आ गई। असल में ये वो लोग थे जो ये तो चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ को दोबारा मुख्यमंत्री। लेकिन गिनती और बढ़ गई, और कोई चारा नहीं था संगठन के पास जो उठाकर योगी आदित्यनाथ को ही मुख्यमंत्री न बना। अब योगी आदित्यनाथ ने अपने स्टाइल में काम करना शुरू कर दिया। एनकाउंटर्स हो, हाफ एनकाउंटर्स हो, क्रिमिनल्स और माफियाज की संपत्तियों का, उनके गैंग्स का बुलडोज करना हो, रहीम नगर तक बुलडोजर चलाना हो लेकिन पंत नगर पर रोक देना हो, या संभल में मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया जाना हो, या संभल में 60 से ऊपर जगहों पर खुदाई होकर मंदिर निकालने की बात हो, या कांवड़िए जब जा रहे हो उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल गिराना, और कांवड़ियों के रास्ते में ठेलों और खोमचों पर वो नाम की पट्टिका लगाना, वो नेम प्लेट लगाना कि आप महकू है कि मुबीन है, ये बताना जरूरी था। ये सारी चीजें सामने आते आते योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि वो अगले दावेदार हैं प्रधानमंत्री के लिए। ये चर्चा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में शुरू हुई। ये वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने स्टार कैंपेनर के तौर पर योगी आदित्यनाथ को बंगाल भी भेजना पड़ता है, कश्मीर भी, जहां जहां चुनाव होते हैं वहां भेजना पड़ता है। ये तो कहते हैं कि मजबूरी है आपकी, मजबूरी भी है और मजबूती भी है। उस आधार पर योगी आदित्यनाथ अपने आप को स्थापित करते जा रहे थे। अब आता है लोकसभा। उस लोकसभा चुनाव में अगर आप सिर्फ इतना देख लीजिए कि पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले अगर उतनी ही सीटें उत्तर प्रदेश से मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार इस बार नहीं कहलाती। वो सरकार फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की ही होती, और जिस तरीके से विपक्ष योगी, माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी को एक कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर शुरू में स्टैब्लिश कर रहा था, वो बात कभी आती नहीं। कभी नहीं होता कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार कभी भी अपना समर्थन वापस ले लेंगे और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन नंबर्स कहां से नहीं मिले। फिर कहता हूं, वहीं से
जहां से भाजपा का इंडक्शन हुआ था, वहीं से जहां राम मंदिर निर्माण पूरा हो चुका था, पूजा हो चुकी थी, उसके नाम पर वोट लेने थे, वहीं से जहां भगवा वस्त्रधारी गोरक्षा पीठ का पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री था। जब सरकार आपकी किसी प्रदेश में थंपिंग मेजॉरिटी से होती है तो संगठन प्लस प्लस हो जाता है, और तब तो वोट आने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या दिक्कत है? आखिर कैसे नंबर्स में पिछड़ गए? क्या सिर्फ अखिलेश का पीडीए फार्मूला ही हिट हो गया? नहीं साहब, अखिलेश का पीडीए फार्मूला हिट हुआ, कांग्रेस के साथ जुड़ना एक सही फैसला साबित हुआ, लेकिन इसके पीछे खुद भारतीय जनता पार्टी ने चांदी की तश्तरी में आपसी झंझट का मुद्दा विपक्ष के सामने परोस दिया, और संगठन और वोटर की मम होकर बैठ गए कि हमें कुछ नहीं करना, और उसका नतीजा ये सामने आया। अगली बार अब आते हैं आपके लास्ट उस बात पर कि 2027 में ये झंझट नहीं रुका, तो एक धड़ा चाहता है फिर एक बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ना बने, और योगी आदित्यनाथ का पूरा एक धड़ा ये चाहता है कि वो फिर से सरकार वापस आए। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। आपने ये जो 2017 से एक यात्रा करवाई है पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, और खास तौर से बीजेपी में, अच्छा लगा जान करके भी। इनमें से बहुत सारे ऐसे पहलू थे जो पता तो हैं, लेकिन कुछ ऐसे पहलू हैं जो अंदर अंदर जो हो रहे होते हैं उनके बारे में जरा जानना रोचक रहा। 2027 की तैयारी में मैं आपसे मनोज जी ये पूछना चाहता हूं कि अभी की स्थिति क्या है। जैसे कि हाल फिलहाल ये जो फॉल्ट लाइंस होती है ना, जिस पर जब अर्थक्वेक आता है तो फॉल्ट लाइंस के टकराने की वजह से, हमने ये अर्थक्वेक 2024 में देख लिया, भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से प्रभावित किया। 2027 से पहले क्या ये अर्थक्वेक और आफ्टर शॉक आ रहे हैं बीजेपी यूपी में? एक चीज देखिएगा, जैसे सेंट्रल ने अचानक एक लेमन कट मार दिया है, कांग्रेस मांग कर रही थी कि जातिगत जनगणना कराई जाए, लेकिन अचानक एक ऊपर उठती हुई गेंद को ऐसे करके निकाल दिया नरेंद्र मोदी ने, और भारतीय सरकार ने तय कर दिया कि जातिगत जनगणना होगी। ठीक है, अब यह जातिगत जनगणना के बाद केंद्र का और भाजपा के नेशनल संगठन का एक मसला यह है कि हम किसी भी हालत में पिछड़ों और दलितों को साथ लेकर चलेंगे। ये हो गया सेंट्रल का नजरिया, और उसी फोकस के साथ, उसी विजन के साथ वो चल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ अपनी चाल चल रहे हैं। इसी दौरान होली में तिरपाल लग रहा है, इसी दौरान कांवड़िए चल रहे हैं, इसी दौरान मैकू मुबीन की नेम प्लेट चल रही है, इसी दौरान पंतनगर पर बुलडोजर रोके जा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है क्यों? योगी आदित्यनाथ को मालूम है, उनका कहना है कि कोर्ट अगर नहीं होता तो काशी मथुरा निपटा दिया होता। उनका कहना है कि पुलिस पे गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से मिलेगा। वो अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से जरा भी डिरेल नहीं हो रहा। सेंट्रल भले ही कुछ कर रहा, अब सेंट्रल क्यों कर रहा है? सेंट्रल इसलिए कर रहा है कि इस बार नारा था अब की बार 400 पार, और अयोध्या जो सीट है वहां पर जो सांसद रहे कई बार के लल्लू सिंह ने कह दिया कि बस 400 पार आने दीजिए, संविधान बदल देंगे। मरमरिंग शुरू हो गई कि संविधान बदलने का मतलब आरक्षण खत्म, क्योंकि मोहन भागवत या कई बार संघ भी बिहार के चुनाव या कई बार कह चुका है कि वो आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो ये मरमरिंग हो गई। इस मरमरिंग ने मूंगफली के दाने को तोड़ दिया। अब मूंगफली का दाना क्या है? मूंगफली का दाना जब तक इंटैक्ट है वो हिंदू है। जैसे ही आप उस दाने को तोड़ते हैं उसमें से 3 फलियां निकलती, एक अगड़ा, एक पिछड़ा, एक दलित। योगी आदित्यनाथ कतई नहीं चाहते कि वो अगड़े, पिछड़े या दलित की राजनीति करे। उनके लिए सबसे सुटेबल है कि अगर हिंदू बनाम मुस्लिम का चुनाव हो तो बेहतर होगा। अखिलेश यादव को अगर सामने रख लिया जाए तो बामुश्किल यादव उस तरफ चले जाएंगे, लेकिन हिंदू इंटैक्ट रहेगा तो हमारी सरकार फिर आएगी। आखिर है भी, अगर 2 बार के चुनाव देखे जाए सेंट्रल के, तो पहली बार हुआ इस मुल्क में आजादी के बाद, इस देश में आजादी के बाद, हिंदुस्तान में आजादी के बाद कि बिना मुस्लिम वोट के सेंट्रल की गवर्नमेंट बन रही है। इस बार मामला गड़बड़ाया क्यों? अब की बार 400 बार आरक्षण, माफ कीजिएगा, संविधान बदल गया। वो योगी आदित्यनाथ में वो अपने से डिगते नहीं है, और ये इस इंडिविजुअल किसी आदमी का अपना स्टाइल, वो अपनी चीज पर
बराबर एक फोकस करके चल रहा है। वन मैन शो है उत्तर प्रदेश में। आपने किसी मंत्री का नाम सुना है? आपने किसी उप मुख्यमंत्री का नाम सुना है? अरे ये उप मुख्यमंत्री और मंत्री अपने विभाग के तबादले नहीं करा पाते हैं। अभी सीजन था, 400, 300, 250 अलग अलग डिपार्टमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, राजस्व, सारे महकमों के तबादले हुए ही नहीं, होने ही नहीं दिए गए। ये वन मैन शो है। ऊर्जा मंत्री हमारे यहाँ के, नगर विकास आवास मंत्री ए.के. शर्मा जी, जो ब्लू आइड बॉय थे नरेंद्र मोदी के गुजरात काडर के, वो यहाँ आते हैं और योगी वन गवर्नमेंट में उनको गृह विभाग देने की बात कही थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं दिया तो नहीं दिया। इस बार उनको सारे अच्छे डिपार्टमेंट दिए गए, लेकिन ए.के. शर्मा बाराबंकी के सब स्टेशन का जब मुआयना करने जाते हैं, हमारे स्कूल में जब स्कूल का मालिक या डीआईओएस टाइप के लोग जब आते थे इंस्पेक्शन पे, तो चूना पड़ जाता था, गमले लग जाते थे, सब हो जाता था। लेकिन ये सब स्टेशन पे ए.के. शर्मा जाते और वहां की बिजली गायब और वो अपने फोन की टॉर्च से रजिस्टर चेक कर रहे थे। मैं इस तस्वीर को यूं ही नहीं देखता कि बिजली चली गई और मंत्री वहां पे, मैं इस तस्वीर को ये देखता हूं, आपका रसूख, यस, आपका रसूख, वो रसूख है नहीं, ऊपर से आपको बना दिया गया है, चलने दिया नहीं जाएगा। आप क्या करेंगे? ऊपर से 4-5 मंत्री बन जाएंगे ना, ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, ए.के. शर्मा, जितिन प्रसाद, नितिन अग्रवाल, ऐसे बहुत सारे मंत्री जो ऊपर से बनाए गए, उनको बड़े बड़े पोर्टफोलियो दे दिए गए। लेकिन ब्यूरोक्रेसी का क्या करेंगे? एक ब्यूरोक्रेट प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव बना के बैठा दिया जाएगा, फाइल तो दस्तखत वही करेगा, आगे तो वही चलाएगा, आपके तबादले नहीं हो रहे। छोटा सा उदाहरण है, तबादला नहीं हो रहा, वो रसूख बनने ही नहीं दिया जा रहा है। और जब वो रसूख नहीं बनता है तो किसी ए.के. शर्मा, ब्रिजेश पाठक, केशव मौर्य, जतिन प्रसाद का नहीं है, सेंट्रल का है। हम होने नहीं देंगे। यानी 36 का आंकड़ा यहां से साबित करने की कोशिश कर रहा हूं इन चीजों को बताकर। और ये लड़ाई सीधे तौर पर अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ की है। अपनी कैपेबिलिटी पे योगी आदित्यनाथ ने पैन इंडिया, मैं बहुत सारी जगह शोज करने जाता हूं और मेरे संग एक सेगमेंट, चाहे मैं बंगाल गया हूं, चाहे मैं आंध्रा गया हूं, कहीं भी गया हूं, एक सवाल वो जरूर पूछते, योगी आदित्यनाथ, एवरीबॉडी नोज। तो उस आदमी ने क्या किया है, मैं किसका उदाहरण दूं आपको? उस आदमी ने उदाहरण ऐसे दे दिया कि ग्रेग चैपल आया है, टीम को बर्बाद करने जा रहा है, लेकिन सौरव गांगुली ने एक सेंचुरी बना के ग्रेग चैपल को बाहर किया और खुद आकर कमबैक कर लिया उसने। तो योगी आदित्यनाथ का वो अपना स्टाइल है। हाँ, मोदी, नरेंद्र मोदी की पसंद पूछी जाएगी तो जिन्होंने इतने सालों घुटनों पर भी चले थे, वो उन्होंने संघर्ष भी किया है साथ में, उन्होंने सत्ता का आनंद भी लिया है साथ में। तो एक तौर पर अगर मैं कहीं का एडिटर हूं और संकेत मुझे बहुत प्रिय है, तो मैं चाहूंगा कि जिस दिन मैं रिटायर हूं, संकेत एडिटर बने। बड़ी सीधी सी बात, इसको भाई भतीजावाद या इसको किसी चीज से किनारे, मैं टैलेंट की बात पर बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि अमित शाह टैलेंटेड नहीं है और मोदी की चॉइस गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन सामने तौर पर आता है कि अमित शाह ही होंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी एक लाइन अलग खींच रखी है। ये जो झंझट है, अगर ये झंझट ठीक नहीं होता तो एक धड़ा जो एंटी योगी है वो कम सीटें लाकर एक नए मुख्यमंत्री का चेहरा लाना चाहता है, और योगी आदित्यनाथ का धड़ा जो हिंदूवाद पर चल रहा है, जिसमें ठाकुर पूरी तरीके से साथ में, ये जो धड़ा चल रहा है, ये चाहता है कि सरकार फिर साथ में आए और योगी आदित्यनाथ फिर एक बार मुख्यमंत्री बने। इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश, ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो मोदी की दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी, योगी की दिल्ली की सत्ता का रास्ता भी उत्तर प्रदेश से जाएगा। बहुत खूब, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ये क्या पूरी गणित चल रही है। अब क्या है कि इसमें जो जितने आपने कैरेक्टर्स बताए मनोज जी, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो 2022 में भी हमने देखा। अब इसका बड़ा खासा मजा भी लिया अखिलेश यादव ने कि स्टूल रख के बिठवा दिया। अच्छा, ये जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं हमारे केशव प्रसाद मौर्य, ये तो अपनी सिराथू हार भी गए, उसकी भी अलग गणित, लेकिन फिर भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। और अभी भी ये मोहरे हैं जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, दिखते तो साथ हैं
लेकिन ये अलग अलग कैरेक्टर्स हैं जो आप ऐसे समझिए कि केंद्र के एमिसरीज, जैसे जो फॉरेन मिशन होता है उसमें एम्बेसडर होते हैं, वैसे केंद्र के एम्बेसडर की तरह इनको बिठाया हुआ है। यस कोई यस यस। कोई हालिया प्रकरण जो ये साबित करे कि ये रिफ्ट अभी भी जिंदा है, कुछ ऐसा अभी हाल फिलहाल हुआ हो तो? दो बातें। एक तो ये कि योगी 2 की जो गवर्नमेंट आई है, इसमें पिछली बार से नंबर्स ज्यादा है, लेकिन केवल केशव मौर्य हार रहे हैं। बस 1 मिनट आंख बंद करिए और सोचिए कि केशव मौर्य हार गए। ठीक है, चलिए एक बात। एक बिल आया था नजूल का, नजूल का बिल आया, और नजूल बिल लाके ये हो गया कि सरकार इनको अपने हिसाब से इन पर फैसले करेगी। वो नजूल का बिल बिना कैबिनेट को विश्वास में लिए 22 सर्कुलेशन पार कर दिए गए। सारे लोगों ने कहा कि 22 सर्कुलेशन पास हुआ है, हमने इसको देखा नहीं। लेकिन जब वो पेश किया गया विधानसभा में, तब तक दिल्ली से एक कॉल आती है, कह रहे नहीं ऐसा नहीं होगा, ये बहुत बड़ा झंझट होने वाला है। ठीक उसी वक्त विधानसभा में कैबिनेट से पास हो चुका है, विधानसभा में उसको रोक के ठंडे बस्ते में डाला गया। ये एक ऐसा फैसला था जो योगी आदित्यनाथ के चाहते हुए, के रहते हुए भी आखिरकार वापस लेना था। और ये चुनाव के बाद की बात है, जब उत्तर प्रदेश में सीटें कम आई। दूसरा, बुलडोजर चल रहे थे, ग्रीन ट्रिब्यूनल और नदी के स्प्रेड को लेके जो आदेश थे वो रहीम नगर तक चल रहे थे, लेकिन अचानक ऑर्डर आता है और पंत नगर पर बुलडोजर रोक दिए। अचानक कोर्ट में लोग जाने लगते हैं, अब माफियाज भी कोर्ट में जाने लगे। देखिए ये लगातार 6 साल से 7 साल से चल रहा है ना, अब कैसे जाने लगे? अब पुश है पीछे से। तो नजूल वाली हालिया घटना है, नेम प्लेट वाली हालिया घटना है कि इस पर कोई इस तरीके का प्रतिबंध नहीं लगेगा, कोई नाम पट्टिका नहीं लगाई जाएगी। बुलडोजर को रोक देना ये हालिया घटना है। ये सारी वो, और इसी दौरान ही तो वो बयान आया था कि संगठन सरकार से बड़ा है। फिलहाल ऊपर से खामोश रहने का एक आदेश है। ये दोनों ही उप मुख्यमंत्री किसी बैठक में नहीं जा रहे थे, अब जा रहे हैं। अच्छा, अब जाते हैं, जहां मीटिंग होती है वहां बैठते हैं, जाते हैं। लेकिन हालिया घटना, स्वास्थ्य विभाग में कोई तबादला नहीं हुआ, अफसरों ने नहीं होने दिया। अब उप मुख्यमंत्री कह रहा है कि जब आप तबादले की लिस्ट पूरी बना ले तो पहले एक बार मुझे दिखा दें। उन्होंने नहीं दिखाई। फाइनल जब करने के लिए कि ये तबादले हम करने जा रहे हैं, तब उन्होंने वो फाइल रोकी और मुख्यमंत्री को भेज दी। आप जानो क्या करना, मुझे नहीं करना। शिक्षा, राजस्व, पीडब्ल्यूडी, कहीं पर हर जगह यही है। आबकारी में यही हाल, सब जगह वही कर दिया गया, तबादले रोक दिए। बिल्कुल ताजी घटना है कि ये मंत्री अपने विभाग के तबादले भी करा पाने की स्थिति में नहीं है, यानी अंदर रिफ्ट है। अगर एक होता तो मैं आपसे कहता कि 2027 चुनाव स्वीप करने जा रही भाजपा फिर से। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा कमजोर है, अभी अखिलेश यादव को अपने आप को मजबूत करना है। अखिलेश यादव को अपने आप को मजबूत, वो बिल्कुल मजबूती से चल भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव आया और चुनाव में ध्रुवीकरण हो गया, उस ध्रुवीकरण को रोक पाना किसी एक विपक्षी पार्टी, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के पक्ष में इस तरीके से नहीं होगा, क्योंकि ध्रुवीकरण उनको भी सूट करता है। बिल्कुल, उनको भी एक मुश्त कम से कम मुस्लिम वोट तो चाहिए ही चाहिए, मिलते हैं, भी सूट करता है। लेकिन जैसे मायावती ने किया था कि दलित के साथ ब्राह्मण उठा लिया, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और मायावती की थम्पिंग मेजॉरिटी की सरकार आ गई। तो इसमें कुछ जोड़ना चाहिए, जब तक ये जुड़ेगा नहीं विपक्ष सफल नहीं होगा, और ध्रुवीकरण उत्तर प्रदेश में आपको 2027 तक जरूर दिखाई देगा। बिल्कुल। एक अभी हालिया प्रकरण जिसके बारे में बड़ी बात हुई, और वो था उत्तर प्रदेश के एक एंटी योगी बीजेपी नेता को एक केंद्र के नेता द्वारा दोस्त बुलाना, मित्र बुलाना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ना बुलाना लेकिन मित्र कह करके संबोधित करना।
अब ये आप ब्रीफ से आगे जाकर के किसी को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा मेरा आशीर्वाद या मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर है, चिंता मत करो। तो आपको लगता है ये देखिए सारी ऐसा है, चीजें और प्ले आउट करेंगी? ये क्या देखिए प्रकरण ऐसा क्या है, है? प्रकरण ऐसा है कि जैसे नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की एक सभा में आए और उन्होंने शमशान और कब्रिस्तान की तुलना करते हुए बताया कि उनको कब्रिस्तान को बजट ज्यादा दिया गया, शमशान को नहीं दिया गया। अब ये कोई खुखुंदू के विधायक बेचे लाल इस तरीके की बात कर दे तो कोई बात नहीं होती है, लेकिन जब नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं ना, उस बात के मायने होते हैं। जैसे एक छोटी सी प्रकरण बताऊं आपको, गायत्री प्रजापति जो खनन में बहुत सारी जगहों से फंसे हुए थे, एक रेप के मामले में भी फंस गए थे, अखिलेश यादव को जाना पड़ा और उनकी सभा को संबोधित करना पड़ा। उस दिन उनको एक चुनाव, मतलब एक क्या बोलेंगे उनको, मैं शब्द भूल रहा हूं उस चीज का, उनके जो सलाहकार थे उन्होंने कहा कि आज आप एक बयान ऐसा दीजिए जिससे गायत्री प्रजापति के मसला जो सरकार पे आ रहा है ये किनारे हो जाए। तो उन्होंने एक बयान दिया कि गुजरात के गधों के बारे में हमें बात नहीं, उन्होंने कहा। और गुजरात के गधे अपने आप में फेमस है, लेकिन उन्होंने जिस डिफरेंस से कहा उसका एंटी असर पड़ गया है, क्योंकि लोग मोदी मोदी कर चुके हैं और अखिलेश यादव का ये सलाहकारों का ये बयान उनके लिए माइनस था। तो ये मैसेज है, मैंने आपको दो उदाहरण दिए, शमशान कब्रिस्तान और गुजरात के। अब तीसरा, करेक्ट, हाँ, अमित शाह जब आते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया कि अमित शाह के सिपह सालार हैं केशव मौर्य, अमित शाह के सिपह सालार हैं ब्रजेश पाठक, ये सारे लोग यहाँ पे, केशव मौर्य नंबर 1। तो वो जब आते हैं तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, बस जैसे ही मेरे मित्र कहते हैं, हाँ, एक मैसेज अमित शाह के मुंह से जा रहा है। केशव मौर्य को उन्होंने मित्र कह दिया, जैसे ही वो मित्र कहते, क्या योगी आदित्यनाथ उनके मित्र नहीं थे? क्या सिर्फ केशव मौर्य उनके मित्र है? लेकिन मित्र कहकर उन्होंने उनको एक अलग स्थान दे दिया। केशव मौर्य जो डॉट कनेक्ट नहीं थे उनको और कनेक्ट कर दिया। केशव मौर्य सिर्फ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री नहीं है, केशव मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही नहीं है, केशव मौर्य कभी रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, अमित शाह के मित्र है। और जैसे ही ये कहते हैं वजन बढ़ता, और ये वजन बढ़ाना किसके सामने है? ये वजन बढ़ाना योगी आदित्यनाथ के सामने है। तो ये मैसेजिंग का खेल है, और पॉलिटिक्स में तो मैसेज का खेल ही अपने आप में बिल्कुल निराला है। हाँ। आ गई शक्कर पी गई तेल, ये देखो इंदिरा का खेल, एक नारे ने। हाँ। हाँ। तो ये मैसेजिंग जब आती है ना कहीं से, तो बड़ी चीज होती है। और अमित शाह ने यही मैसेज दिया है आके कि केशव मौर्य मेरे मित्र है, मेरा हाथ उन पर है, वो मेरे व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है उस पर केशव मौर्य को मैंने रखा हुआ है नजर बनाए रखने के लिए। ये मैसेज है मनोज जी। ये तो थोड़ा सा गेम भी लग सकता है ना, कि एक तरफ तुम अपनी राजनीति और अपनी टफ राजनीति से हिंदुत्व साधो, योगी आदित्यनाथ अपने हिसाब से चलाओ, दूसरी तरफ ताकि कोई और तबका हमसे नाराज ना हो जाए। अब केशव मौर्य किस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं, वो वोट बैंक कहीं नाराज ना हो जाए। और मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा इटावा वाले प्रकरण का, जहां पर एक यादव कथावाचक के ब्राह्मणों ने बाल छिलवा दिए, नाक रगड़वा दी, और अखिलेश यादव को मौका मिल गया ये कहते हुए कि एंटी पीडीए सरकार। केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल वो चेहरा है जो बीजेपी को जरूरत है ये दिखाने के लिए कि नहीं भाई, पीडीए यहां पर भी है और नेचुरल चॉइस बीजेपी है। तो ऐसे में आपको लगता है ये एक गेम भी हो सकता है, एक रणनीति भी हो सकती है कि योगी खेलते रहे अपना हिंदुत्व का खेल, और जब आपको ये कास्ट डायनामिक्स प्ले करनी है तो पीछे से हम इन मोहरों को भी जिंदा रखेंगे। हो सकता है ये रिफ्ट ना हो। 100% रिफ्ट है पहली बात तो। अच्छा, चलिए, रिफ्ट तो 100% है। केशव मौर्य को बल देने का, केशव मौर्य को लागू रखने का जो संदेश है वो केशव मौर्य के कद को ऊपर करने का है।
इसके बाद आती है केशव मौर्य की जात। केशव मौर्य अगड़े हैं, पिछड़े हैं, दलित है, क्या ये बाद में आता है। इटावा की घटना पे अभी आता हूं। जो केशव मौर्य है वो बेसिकली मौर्य, कुशवाहा, काची, सैनी, माली, ये करीबन 4% के आसपास का वोट है और बड़ा वोट है। और ज्यादातर जाता था ये बसपा के साथ, लेकिन वर्तमान में लगभग एक बड़ा हिस्सा इसका, मतलब नेग्लिजिबल कोई गया उधर पर, सब भाजपा के साथ ही जा रहा है। एक मसला उत्तर प्रदेश में और हो गया, एक लेवलिंग हो गई है। वो लेवलिंग है ठाकुरों के साथ। ये है लेवलिंग। मे बी गवर्नमेंट के मन में ऐसा कुछ ना हो, मे बी ऐसा उनका कोई कदम ना हो, लेकिन एक माहौल पान की दुकान से लेके चौक चौराहे नुक्कड़ हर जगह पे यही है, ठाकुरों की सरकार है, ठाकुरों का बोलबाला है। इससे क्या होता है, इससे सबसे ज्यादा पिनकता कौन है? कनपुरिया एक भाषा है, पिनकना मतलब झुल्लाता कौन है? ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण सबसे बुरी पोजीशन में है। उसका काम ही केवल ये है कि वो बकबक 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 करके सरकार बनाता है, बकबक 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 करके सरकार गिरा देता है। उसका काम ही यही है। ये ब्राह्मण इस पूरी सरकार से खपा है। उस ब्राह्मण के सबसे बड़े शिरोमणि भारतीय जनता पार्टी में ब्रिजेश पाठक, वो ब्राह्मणों के नेता है। इटावा पे आता हूं। इटावा से पहले आपको कौशाम्बी ले चलते। कौशाम्बी में एक बच्ची का के बलात्कार का एक आरोप लगा, एक ब्राह्मण लड़के। जैसे ही आरोप लगा, उस लड़के को पकड़ा धकड़ी में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। अखिलेश यादव ने कहा चूंकि पासी समाज का, वो पाल समाज का, पाल मतलब गडरिया जो जानवर चरते, पाल समाज का बच्ची है, ब्राह्मण समाज का लड़का है, लिहाजा इसलिए थोड़ी सी कोताही बरती जा रही है। उधर ब्रजेश पाठक सक्रिय हो गए कि इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन न्याय के साथ जांच होगी, क्योंकि ब्राह्मण है तो उनको ब्राह्मण की लीडरशिप करनी, वो ब्राह्मण के पक्ष में बोले। अखिलेश यादव को पीडीए की राजनीति करनी थी, उन्होंने पाल समाज वाला मुद्दा पकड़ लिया। इस बीच उस लड़का गिरफ्तार हो गया। लड़के के गिरफ्तार होते ही उसके बाप ने फांसी लगा के आत्महत्या करते ही वो लड़की भी सामने आ गई और उस लड़की ने भी बयान दे दिया कि ये सारी बात झूठी थी, मेरे संग कोई छेड़खानी और कोई बलात्कार की कोशिश नहीं की। लेकिन इसमें शिकार कौन हो गया? एक ब्राह्मण पिता। अब आते इटावा। अब इटावा में एक यादव है जिसने अपने नाम को कंसील किया और कंसील करके सुनाने लगा भागवत। पता लग गया भाई ये तो यादव जी है। उसने पैर भी छुआ लिए थे। और उत्तर प्रदेश में तो मतलब पंडित किसी के पैर छू लेगा, मतलब डायनासोर काल की बात है। माफ कीजिएगा, मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरे अपने जो गुरु थे उनका नाम था आर.एस. यादव, और मैं क्लास 6 से 12 तक उनके पैर छूता रहा। मुझे मालूम नहीं था कि एक समय आने के बाद किसी यादव के पैर छूना इतना बड़ा पाप हो जाएगा। लेकिन खैर, इटावा में वो पाप हुआ। उसके बाल भी छीले गए, उसको नाक भी रगड़वाई गई, उसकी चोटी भी काटी गई, और ये सब किया ब्राह्मणों ने। अच्छी बात है कि इसमें कोई ठाकुर नहीं है, वरना राजनीति आपको और देखने को मिलती। वो नेक्स्ट लेवल हो जाता, नेक्स्ट लेवल हो जाता। यहां पे उसने किया, अखिलेश यादव का बिल्कुल क्लियर फंडा है कि पीडीए का जितना भी मसला सामने आएगा, चाहे कौशाम्बी का पाल हो या इटावा का यादव का थानाचल, वहां पे वो तत्काल उस व्यवस्था के खिलाफ बोलेंगे। बोलना भी चाहिए, पॉलिटिक्स भी यही है। और अब जबकि 2027 सामने है, तो आपको कौशाम्बी, इटावा ये सब देखने को भी खूब मिलेगा, खूब आ रहे होंगे मुद्दे। सरकार ने ताबड़तोड़ 4 लोगों को गिरफ्तार करा के अंदर करा दिया। यादव जी के तमाम सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं जिसमें उन्होंने पता नहीं हनुमान जी को क्या क्या कह दिया। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि जो रामायण ही वाल्मीकि ने लिख दी है,
उस पर ब्राह्मण का वर्चस्व कैसे हो सकता? सही बात है। वाल्मीकि जी ने ही लिख दी। और उसी रामायण में राम जी शबरी को बेर भी खिलाते हैं, केवट के संग नाव पर भी जाते हैं, तमाम सारी बातें। और जंगल की जो जनजातियां थी उनके साथ भी वो रहते हैं, उन्हीं के दम पर युद्ध भी लड़ते हैं। सुदामा कृष्ण की दोस्ती हो गई, कभी कोई जात नहीं पूछी, लेकिन भगवान जाने सब क्या चल रहा है। तो अखिलेश यादव ने पीडीए के दृष्टिकोण से बिल्कुल सही पॉलिटिक्स खेल रखी है और सही मुद्दे बना रखे। क्योंकि इसका ठोस कारण ये है कि चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, वैश्य हो या अन्य अगड़ी जातियां हो, ये कभी समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं रहे। अब छन्नी लगा के 2-4-10 निकाल दो किनारे तो एक अलग बात है, ये कभी वोटर नहीं जाते। उनका फंडा क्लियर है कि हमको ये कभी वोट देने वाला ही नहीं, और ब्राह्मण तो कतई नहीं देगा। मायावती के साथ चले जाएगा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चाट, वहां चला जाएगा हाथी गणेश बन के, लेकिन समाजवादी पार्टी के पास नहीं आएगा। इसलिए उनका फंडा क्लियर है, चाहे कौशाम्बी और अब इटावा। मेरे दोनों उदाहरण आपको इसीलिए दिए, दोनों में ही ब्राह्मण है, दोनों में ही उनका पीडीए शामिल है, तो पीडीए के साथ खड़े हुए, फंडा उनका बिल्कुल क्लियर है। इसलिए ये पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं, ये पीडीए की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पीडीए में मात दे चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में, अपने पिता से ज्यादा सीटें ला चुके हैं। तो एक कॉन्फिडेंस भी है, करेक्ट, एक कॉन्फिडेंस भी है। देश की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस, उनके मोबाइल टावर के नेटवर्क पर उत्तर प्रदेश में राजनीति करने आ रही है। यहाँ पे रोमिंग पड़ती है कांग्रेस को, भगवान की पार्टी के ही है। उनको यहाँ से सिग्नल लेना होगा, तभी वो उस पर बात कर पाएंगे। तो वो सब लोग साथ है, तो उनको ये सारी चीजें कॉन्फिडेंस नजर आती है कि इस कॉन्फिडेंस से हम लड़ेंगे। तो उनका फंडा इसलिए क्लियर है क्योंकि अगड़ा तो वोट नहीं देने जा रहा है, अगड़ा वोट देने नहीं जा रहा है। मंदिर जाने पे ही अखिलेश यादव ने तमाम सारे विधायक बताते हैं कि रोक लगा दी थी कि आप मंदिर दर्शन करने नहीं जाएंगे। राम मंदिर की बात कर रहा हूँ, अयोध्या। तो अखिलेश का फंडा क्लियर है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने, योगी आदित्यनाथ का फंडा क्लियर है कि बिल्कुल हिंदू मुस्लिम पर बात होगी। क्योंकि एक चीज सेंट्रल को भी समझ में आती है कि योगी आदित्यनाथ अगड़ों के नेता हो सकते हैं, खासकर ठाकुरों को और अच्छे तरीके से होल्ड कर सकते हो, लेकिन पिछड़ा और दलित संभालने वाली अभी कोई कुव्वत को दिखी नहीं है। ऐसा कुछ मसला सामने आया नहीं। अगर सारी चीजों को किनारे कर दे, अंदर की बातों को हटा दे, अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें लोकसभा चुनाव में गिनाकर पहली बार मजबूरी में बैसाखी वाली एनडीए सरकार नहीं चला रही होती। बहुत 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 शानदार। आखिरी सवाल, और ये क्योंकि अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया तो उनके बारे में भी बात कर लें। उनकी समाजवादी पार्टी, जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस से लबरेज है 2024 लोकसभा के, लेकिन हम सब जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा की गणित कैसे 4-5 महीने में पलट सकती है, 6 महीने में चेंज हो सकती है। वो हमने होते हुए देखा है। मैं महाराष्ट्र का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, इससे पहले भी आप देख लीजिए, कई बार हमने देखा है कि क्विक सक्सेशन में होने वाले चुनावों में भी नतीजे बड़े विपरीत आए हैं। तो समाजवादी पार्टी के लिए चैलेंजेस क्या क्या हैं 2027 से पहले? बिल्कुल सही है। मुलायम सिंह यादव की गवर्नमेंट अच्छी खासी चल रही थी, लेकिन उस गवर्नमेंट के आखिरी समय में निठारी हो गया। मदरसा कांड हो गया इलाहाबाद में, कविता कांड हो गया मेरठ में, और अमिताभ बच्चन का एक विज्ञापन आ गया कि जुर्म यहाँ है कम क्योंकि उत्तर प्रदेश में दम, यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। पुनर्जन्म हो यदि मेरा तो हो गंगा के तट पर। ये तो हम लोगों के साथ की कवर की हुई स्टोरीज ले डाली मुलायम सिंह की सरकार। मायावती लगा कि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो भाई साहब बुलेट गवर्नमेंट आ गई है, लेकिन आखिरी समय में 10,000 करोड़ का जो स्कैम हुआ, जिसमें 2 सीएमओ मारे गए, मायावती की गवर्नमेंट चली गई। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद बड़े बड़े पत्रकार जो वहां से, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो सब आते थे और हर आदमी कहता था, अरे भाई साहब मायावती गवर्नमेंट को कोई हटा ही नहीं सकता। मैं उनसे कहता था गई, लेकिन वो मानते नहीं थे। अखिलेश यादव आए, लेकिन वो मुजफ्फरनगर का दंगा
वो तमाम सारी चीजें, खनन घोटाला, ये सब उनको आखिर में लेता, ये आखिरी समय के बिगड़े हुए चुनाव है। योगी 2 तक गवर्नमेंट अभी तक बिल्कुल आपस की रिफ्ट किनारे कर दे, या कासगंज में जो लड़का मारा गया तिरंगा यात्रा के दौरान, या बहराइच में जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जित करते समय एक हिंदू लड़का मारा गया, इन कुछ घटनाओं को, या सीए का एक आंदोलन था उसको लेकर, बाकी जितनी भी चीजें वो सब सरकार विदिन सरकार की सरकुटौल है। तो ये अखिलेश यादव के लिए प्लस बात है। कैसे, जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस बात थी यादव फैमिली में रिफ्ट, आखिरी समय में रिफ्ट था, तय नहीं था कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने अध्यक्ष निकाल दिया, उन्होंने अध्यक्ष बना दिया। उस समय भारतीय जनता पार्टी को तस्त्री में दिया हुआ वो पूरा रिफ्ट भारतीय जनता पार्टी ने उसको गंगा जल की तरह छिड़क के चौतरफा सरकार बना दी। ये रिफ्ट अगर बढ़ गई और के मान से ये छूट, ये तय हुआ कि योगी आदित्यनाथ की बताई हुई एक भी टिकट नहीं दी गई, तो वही होगा जो लोकसभा चुनाव में होगा। क्यों? अगर मैं सेफोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लूं, तो अभी आपने जो लोकसभा चुनाव है वो तो गंवाया है उत्तर प्रदेश में। आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हो सकते हैं कि 2027 में तो हम थंपिंग बजाती से आ जाएंगे? वो रिफ्ट थी, वो रिफ्ट आज भी बरकरार है, और वो रिफ्ट दूर नहीं होती। एक अध्यक्ष तक तो बन नहीं पा रहा है, एक अध्यक्ष नहीं तय हो पा रहा है, किसको पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए, वो झंझट है। इंडिगो से लेके एयर इंडिया की फ्लाइट को, जो दिल्ली के सिपाही सालार यहाँ बैठे हैं, वो सब रोज 2-4 बार में एक चक्कर दिल्ली लगाए आते हैं, संदेशे आते हैं, हमें बतलाते हैं क्या कर जाओगे, क्या कर जाओगे, ये सब कुछ वहां चल रहा है। ये रिफ्ट अगर ये अखिलेश यादव के पक्ष में जाएगी, रिफ्ट अगर और बढ़ी तो, और संभली नहीं तो अखिलेश का पीडीए मजबूती से जुड़ता जा रहा है। एंड वक्त पर अगर ध्रुवीकरण अगर रहा उत्तर प्रदेश में, जो कि योगी आदित्यनाथ के हर एक्शन में नजर आता है, तो घाटा विपक्ष का होगा और योगी आदित्यनाथ फिर एक बार सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे। वरना पीडीए के तौर पर अगर ये पिछड़ा और दलित नहीं जुड़ता है, नहीं मतलब टूट जाता है भाजपा से, तो कोई ताकत नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बना सके। बहुत खूब, ये बड़ा अच्छा आपने एक असेसमेंट करा दिया उत्तर प्रदेश का हमको मनोज जी। उम्मीद है कि वक्त पर थोड़े टाइम पर आपसे उत्तर प्रदेश का ये बूस्टर डोज हम लेते रहेंगे, वैक्सीन लेते रहेंगे आपसे राजनीतिक, अगर कुछ अपडेट होता रहेगा। बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए मनोज राजन त्रिपाठी। सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं? थैंक यू संकेत भाई। थैंक यू।